थोड़ा सा फास्ट पढ़ के मैंने सुनना है, फिर प्लीज साथ में सुनाना है आपने। और जो बच्चे कॉस्ट वाला पढ़ रहे हैं वो अपना पढ़िए, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का मीनिंग, आगे फिक्स्ड वेरिएबल, और आगे से प्लीज क्लास के हिसाब से बुक लेके आए ताकि सबका एक साथ ही काम चले। चलिए जी, who can tell what are the two sources of having data? What are the two sources from where we can obtain data? Yes, very right. Primary source and secondary source. Devanshi, what is primary source? Yes, बिल्कुल ठीक है. First hand information from which originally we get the information. ठीक है. Secondary source means anyone? हाँ जी, just करें. बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट बेटे. सेकेंडरी सोर्स मींस, कोई बात नहीं, आगे मुश्किल पूछ लूंगी, फिर ऐसे नहीं किया जाएगा. सेकेंडरी सोर्स मींस, बता दिया बेटे, समझा दिया दिवांश को, दुग्गल को समझा दिया. शिवांग को कह रही हूँ, आपने मेरे बिहाफ पे समझा दिया उसको काम सारा, आपकी मॉरल ड्यूटी है ना. दिवांश को कुछ समझ नहीं आएगा, ही कैन डायरेक्टली आस्क मी, आप नहीं उसको समझाओ. Secondary source means which that source where already data is existing and we are just going and using that data. अपने आप कुछ नहीं करते. ठीक, तो जो डाटा हमें मिलता है प्राइमरी सोर्स से उसका नाम है प्राइमरी डाटा, जो डाटा हमें मिलता है सेकेंडरी सोर्स से उसका नाम है सेकेंडरी डाटा. अब जल्दी से याद कर लीजिए डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी डाटा. ऐसी डेफिनेशन बीच में दी हुई है जिसमें एवरीथिंग गेट्स क्लियर. इधर से आ जी. Who can define primary data? All are requested to raise hands. जसकरण से ही सारा सुनी जाना है तो वो भी ठीक नहीं लगता है. देवांशी आप बताइए प्राइमरी डाटा. बस इतना. ओके, ठीक है, बैठिए. जसप्रीत कौर, कैन यू ऐड समथिंग इन देवांशीज डेफिनेशन? मैडम उसने क्या बोला मैंने सुना ही नहीं. आप स्टेट का पढ़ रहे हो, बताइए. प्राइमरी डाटा मींस, वेरी राइट. एक बार जोर से बोलिए, ऐसी पूरी डेफिनेशन बोलिए. बिल्कुल ठीक, बताइए. यस, बिल्कुल ठीक, पूरी डेफिनेशन आपने बतानी है. प्राइमरी डाटा मींस दैट डाटा व्हिच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस बिगिनिंग टिल एंड. शुरू से लेके एंड तक सारा काम आप करना है. सिंस बिगिनिंग टिल एंड, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा. इट्स आल्सो नोन एज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. ये आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम फॉर प्राइमरी डाटा? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब करिए जरा सेकेंडरी डाटा का मीनिंग. जी, ऑनलाइन वाले आप भी बता सकते हो बेटे, आज थोड़े बच्चे हैं तो आपकी. नंदिका, प्रगति, यादवी, आरची, जयश्री, स्नेहल, अनम्यूट करके आप भी बता सकते हैं सेकेंडरी डाटा. Whosoever wants to answer, you can unmute yourself. नहीं? हाँ जी, मोहित. Yes, ma'am. Ma'am, it is the data which is collected from. नंदिका एक It मिनट is. वेट करिए, एक मिनट वेट. हाँ जी, आप बताइए.
बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट, बिल्कुल वेरी राइट। बैठिए नंदिका, अब आप बताइए। Yes, ma'am. It is the data which is collected by other persons, and it was already in existence and used for some other purpose. बिल्कुल ठीक है। यादवी चड्डा, आप भी बताइए, यू हैव आल्सो रेज्ड हैंड, थोड़ा ऊंचे बोलना है। हाँ जी। Secondary data is the data which is already collected by the someone, and it is also called second hand data. बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली राइट आंसर गिवन बाय बोथ ऑफ यू। सेकेंडरी डाटा मींस, हाँ जी देवांशी आप भी बताइए। हाँ जी बताइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेकेंडरी डाटा मींस दैट डाटा व्हिच इज नॉट collected by the investigator himself, rather it is already in existence, and this type of data is also known as second hand data या second hand information। दोनों ही वर्ड्स कई बुक्स में इंफॉर्मेशन लिखा होता है, इन सम बुक्स डेटा लिखा होता है। इट इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। अच्छा, अब आप थोड़ा सा सोच के बताना है कि कैन वी डायरेक्टली यूज सेकेंडरी डाटा विदाउट थिंकिंग, विदाउट पेइंग अटेंशन, कैन वी डायरेक्टली यूज सेकेंडरी डाटा? वो नहीं कर सकते। उसके पहले थोड़ा सा वी हैव टू सी कि फॉर विच रीजन वी आर गोइंग टू यूज द डाटा, एंड द डाटा विच इज अवेलेबल फॉर विच रीजन दैट वाज कलेक्टेड। वो किस पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया था और हम किस पर्पस के लिए कलेक्ट हमें चाहिए, तो थोड़ा सा पहले देखना पड़ेगा। इफ इट इज सूटिंग, इट इज गेटिंग एडजस्टेड विद अवर टारगेट, देन इट कैन बी यूज्ड। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल बेल का शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है, अभी जो 40 मिनट्स के पीरियड चल रहे हैं, मान लो रिसेप्शन पे शेड्यूल इज लाइन, जब पहले 35 मिनट्स के पीरियड से वो शेड्यूल भी पड़ा हुआ है। आपको कोई कहे जाके देखा हो, टाइम टेबल देखा हो, तो आप जाके पहले वाला ही देख लो, ऊपर पढ़ो ही ना कि वो कब से कब तक का है, और प्रेजेंटली 40 मिनट्स का पीरियड है, आप 35 वाला ही देख लो। दैट मीन्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। डाटा तो अवेलेबल है, वी हैव टू सी कि विच वन ऑफ दीज टू इज पॉसिबल विद अवर सिचुएशन, हमारे काम का कौन सा है। तो वो पहले प्रिकॉशन देखना पड़ता है कि हमारे काम का कौन सा, क्या कैन वी यूज इट और नॉट। अगर कर सकते हैं तो ही करेंगे, अदरवाइज तो डाटा बहुत पड़ा हुआ है हमारे किसी काम का, ठीक है। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन से मैच करता हो, सुटेबली उसको एडजस्टमेंट के साथ यूज कर सकते हो, वही डाटा सेकेंडरी डाटा कहलाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इस लेसन में मैक्सिमम 3 या 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनेगा, डिफरेंस। हाँ जी बेटे। लेबर, मनी, एनर्जी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक बताया, वेरी राइट आंसर। बस एक बात और करनी है साथ में, नंबर 1 पे जब भी कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो तो नंबर 1 पे व्हाट शुड वी गिव, डेफिनेशन, ठीक है, जो भी आपने पहले बताई थी। नंबर 1 पे डिफाइन करना, कोई भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स से ही नहीं, सभी सब्जेक्ट्स नंबर 1 पे पहले डिफाइन कर दीजिए। प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन राइट साइड पे सेकेंडरी की, उसके बाद एज जसकरण हैज टोल्ड ऑल द पॉइंट्स, प्राइमरी डाटा ओरिजिनल इन नेचर, दूसरे नॉट सो ओरिजिनल। नंबर 3 पे प्राइमरी डाटा में एक्यूरेसी इज मोर, फर्स्ट हैंड होता है, और सेकेंडरी डाटा में एक्यूरेसी इज अंडर क्वेश्चन मार्क। हमें नहीं पता जिस एजेंसी ने उसको कलेक्ट किया वो किस तरीके से किया, कैसे काम किया, हमें नहीं पता होता है। सो द ओरिजिनलिटी या एक्यूरेसी ऑफ सेकेंडरी डाटा इज क्वेश्चनेबल, उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा सकता है। फिर जो लास्ट में पॉइंट है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, लेबर, मनी, एनर्जी, प्राइमरी डाटा होता है कॉस्टली, सभी काम ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा मनी खर्च करना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी लेबर लगानी पड़ती है। सेकेंडरी डाटा के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस हमें जाके जिसने काम किया उसका काम देख के चीटिंग करके हम लोग लिख लेते हैं। जैसे आप ही टेस्ट में चीटिंग करते हो, पढ़ता रह जाता है कोई जना, आप देख लेते हैं, तो ऐसे ही सेकेंडरी डाटा भी एक तरह की डाटा की चीटिंग ही है। किसी और के किए हुए काम को हम लोग अपने पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। और एडजस्टमेंट की देयर इज नो नीड इन केस ऑफ प्राइमरी डाटा,
क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेटर ने सोचा होता है उसी के हिसाब से कलेक्ट होता है, और जो सेकेंडरी डाटा है उसमें एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड कि अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज करना हो तो वो थोड़ा देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मतलब ब्लाइंडली नहीं यूज कर सकते किसी के काम को। अब आपके टेबल पे कॉपी खुली हो अकाउंट्स के काम की, अगला पीरियड आ गया इकोनॉमिक्स का टेस्ट, वो बिना सोचे समझे थोड़ी अकाउंट्स की कॉपी से चीटिंग कर लेंगे, पहले ये तो देखना पड़ेगा ना टेस्ट किस सब्जेक्ट का है। इकोनॉमिक्स की कॉपी खुली हो उससे तो चीटिंग करे फिर तो काम की बात भी बने, दूसरे सब्जेक्ट का नहीं कर सकते। तो ऐसे ही बिना देखे बिना सोचे समझे किसी भी डाटा को यूज नहीं कर सकते, जो हमारे काम का है उसी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और था, I was going to give some example, अब बोल रही हूँ, जब आता है याद तो बता देती हूँ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आएगा डिफरेंस का, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट है मेथड्स टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा। अब वो प्राइमरी की जगह वर्ड आ सकता है बेसिक डाटा, ठीक है। व्हाट आर द मेथड्स टू कलेक्ट बेसिक डाटा या प्राइमरी डाटा? तो देयर आर 4 मेथड्स। पहला कौन सा है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, सेकंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, नंबर 3 आ जाएगा इंफॉर्मेशन थ्रू या फ्रॉम लोकल सोर्सेज, लास्ट आ जाएगा क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर के भी आगे 2 तरीके से काम हो सकता है, इन्यूमरेटर मेथड, सेकंड शेड्यूल मेथड, ठीक है। ये 4 मेथड्स हैं। और सेकेंडरी डाटा के मेथड है, मेथड नहीं है वो सोर्सेज ही हैं, पब्लिश्ड सोर्स जो प्रिंट है पब्लिश्ड है ऑलरेडी छपा हुआ है, और अनपब्लिश्ड। अब मैं जल्दी जल्दी से इनके मीनिंग बता देती हूँ, बाकी फिर आप अपने पढ़ेंगे। फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब, दूसरा नाम क्या इसके लिए बोल सकते हैं? इंटरव्यू मेथड, ठीक है। हाँ ये बताना चाहती थी, आई फॉरगॉट एट दैट टाइम। जिस पर्सन ने अपनी कोई स्टडी करनी है दैट पर्सन विल बी नोन एज इन्वेस्टिगेटर। मैंने कोई स्टडी करनी है तो मेरा नाम ये डाटा के वाले चैप्टर के हिसाब से आई विल बी नोन एज इन्वेस्टिगेटर। मैंने आपसे पूछ के आपके मान लो पेरेंट्स का या आपका फोन नंबर लिखना है, आपको बुलाते जाऊँ एक एक बच्चा आओ चलो मैं क्वेश्चन पूछ लिया सामने बिठा के, डायरेक्टली दोनों लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, आमने सामने वी आर टॉकिंग इंटरेक्टिंग, तो आप क्या लाएंगे? इन्फॉर्मेंट। जो पर्सन इंफॉर्मेशन देता है यू विल बी नोन एज इन्फॉर्मेंट एंड आई विल बी नोन एज इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन नहीं, मतलब स्टैट्स की लैंग्वेज में भी इसको इन्वेस्टिगेटर का मतलब जिसने अपनी कोई स्टडी करनी है वो पर्सन का नाम है इन्वेस्टिगेटर, ठीक। तो फर्स्ट जो मेथड है डायरेक्ट पर्सनल, उसमें दोनों लोग आमने सामने बैठ के पर्सनली बात करते हैं और जो भी फिर इंफॉर्मेशन उसको लिख लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से कलेक्टेड डाटा। ये एक तरीका है। इसी को इंटरव्यू कहते हैं। आप टीवी पे देखते हो स्पोर्ट्स स्टार्स की या फिल्म स्टार्स की, जो भी आपको कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी इंटरव्यू लेते हैं, तो वो इंटरव्यू में जो भी बातें पूछते हैं वो उसको लिख लिया जाए तो वो भी एक डाटा ही है, एक तरह से इंफॉर्मेशन ही है। इंटरव्यू को ही दूसरा नाम है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। इसका एक प्लस पॉइंट क्या हो सकता है अगर एक एक करना हो, या इसका सूटेबिलिटी, इस स्मॉल एरिया में इट इज वेरी गुड, थोड़ी जगह पे तो किया जा सकता है, बट वेरी वाइडर एरिया में ये मेथड को अप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे मुझे कोई कहे कि बच्चों के फोन नंबर कलेक्ट कर लो, तो ठीक है मैं अपनी क्लास में हूँ, इट इज वेरी इजी फॉर मी, थोड़े बच्चे हैं मैं बैठा के सबको कलेक्ट कर लूँ, इट इज इजी पॉसिबल है स्मॉल एरिया। बट कोई कहे कि सारे स्कूल में जाके करो, कंपैरेटिवली इट इज डिफिकल्ट, सारे बच्चों के पास जाना, एक एक के पास जाना, एक एक की इन्फॉर्मेशन लिखना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। फिर कोई और थोड़ा सा लेवल पूरे फगवाड़ा में करो और मुश्किल है, तो थोड़े एरिया में तो ये काम कर जाता है, बिल्कुल नियर बाय एरिया हो, मतलब जहाँ हम कंफर्टेबली कर सकते हैं तब तो ठीक है। बट अगर थोड़ा और वाइडर एरिया है तो ये मेथड कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मनी वेस्ट करना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। और प्लस पॉइंट इसका क्या है कि एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है, मतलब बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, आप ही पूछ रहे हैं, आप ही लिख रहे हैं, आप ही सारी इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडेड कि आप गलत इंफॉर्मेशन ना दें, आप सही बताएं, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अगला ठीक बताए तो दूसरा जना लिख रहा है, करेक्ट एक्यूरेसी ज्यादा है इस मेथड। और माइनस पॉइंट क्या है इस फर्स्ट वाले मेथड का? वाइड एरिया की कवरेज इसमें मुश्किल हो जाती है, टाइम ज्यादा लगता है, पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। और एक सिंगल पर्सन के बस की बात नहीं है कि एक ही आदमी पूरे फगवाड़ा में करे, पूरे इंडिया में करे, पूरे स्कूल में करे, एक आदमी के लिए डिफिकल्ट है, मतलब नीड्स मोर मैन पावर, ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है इसमें, ठीक। और जो सेकंड मेथड है हाँ अच्छा, एक पीस मेरे ख्याल ये पीछे पेपर में भी क्वेश्चन था, तो उसमें कई बच्चों ने लिखा टेलीफोनिक इंटरव्यू,
ये डायरेक्ट पर्सनल है, ठीक है। तो टेलीफोन उसको नंबर अगला बना लिया, मतलब कि वो और मेथड है, वो और मेथड नहीं है। टेलीफोनिक इंटरव्यू भी एक मीडियम ही है ये डायरेक्ट पर्सनल का। भी मान लो मेरे सामने बात नहीं की, घर जाके कोई काम आ गया स्कूल का तो आपको फोन किया, आपसे बात कर ली, तो वो भी दैट इज ए पार्ट ऑफ दैट इज द अदर फॉर्म ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मतलब वो कोई नया मेथड नहीं है। सारे याद नहीं होते, मिक्स हो जाते, ठीक है। हाँ, मैं वही बताने लगी हूँ, आप सिर्फ हेडिंग याद कर लो, हेडिंग से ही लाइन को एक्सपेंड कर लो। हेडिंग दिए हुए ना, हेडिंग को याद कर लो। सारा पॉसिबल नहीं है, कहना आसान होता है, मैं कह दूं करो याद, पॉसिबल मुझे कोई कहे मुझे भी ना याद हो, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ हेडिंग याद कर लो, उसी की लाइन बना लो। और सारे भी नहीं करने कोई बात नहीं, आप एक मेन करो, एक या दो मेन कर लो, 4-4-5 ये छोड़ दो उनको। वैसे पढ़ने पढ़ लो, छोड़ने का मतलब वो नहीं कि छोड़ दो, याद करने के पर्पज से 2-2 पॉइंट्स कर लो, ठीक है। और पढ़ने के हिसाब से सारे पढ़ सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे पढ़ लो, याद करना सिर्फ 2-2 पॉइंट कर, ठीक। 2 नहीं होते 1 कर लो, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उतना तो करो, ठीक। अच्छा, दूसरा मेथड था हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में व्हेन द इन्वेस्टिगेटर डज नॉट आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द इंफॉर्मेंट डायरेक्टली, रादर ट्राइज टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर नोन पीपल। अदर नोन, जैसे मैंने देवांश के बारे में, देवांश दुग्गल के बारे में पता करना हो, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम देवांश दुग्गल, इससे बात ना करूं, मैं इसके फ्रेंड से बात कर लूं, इसके घर वालों से बात कर लूं, इसके ब्रदर सिस्टर से बात कर लूं, इसके रिलेटिव से बात कर लूं, जो इसको जानते हैं उनसे बात करूं। मतलब इनडायरेक्टली पूछना किसी के बारे में है, बट उसी से बात नहीं करनी, बाकी सबसे पूछ लेना है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन, ये जो मेथड से इंफॉर्मेशन गेन होती है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा विद एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा अपने आप ही, इसकी एक डीमेरिट बनती है सबसे ज्यादा, बाकी चीजें तो बात की बात है। इस मेथड की सबसे बड़ी डीमेरिट क्या है कि जो अदर पर्सन्स हैं उनको बोला जाता है विटनेस, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब नाउ अदर पर्सन्स मे प्रोवाइड रॉन्ग इंफॉर्मेशन, देवांश के बारे में गलत भी बता सकते हैं। अभी मैं शिवांग से पूछूं, हाँ जी शिवांग बताओ देवांश के बारे में, अभी इनकी लड़ाई हुई हो जबरदस्त, तो शिवांग को चढ़ा गुस्सा, सारी गलत बातें बता रहे, मैडम जी वो तो ये करता है वो करता है, जो इसके मन में गुस्सा है सारा निकाल के मुझे बता रहे। इसका मतलब उसके बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन विल नॉट कम। तो ये इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, बायस्डनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर विटनेस जो है ही इज नॉट न्यूट्रल नहीं है, वो बैलेंस्ड ओपिनियन नहीं देता है, तो सबसे ज्यादा इस मेथड का नुकसान है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, ये इसका माइनस पॉइंट, ज्यादा प्रोमिनेंट माइनस पॉइंट है इस मेथड का। उसके बाद है तीसरा मेथड आ जाता है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। तो ये नॉर्मली ये मेथड इज यूज्ड बाय जो टीवी न्यूज वाले होते हैं, न्यूज चैनल्स होते हैं, रेडियो होता है, न्यूज़पेपर्स वाले होते हैं, ये मेथड वो यूज करते हैं। क्या हम जो आम लोग हैं उनके लिए लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट वाला मेथड कोई सुटेबल मेथड है? आपने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो या मैंने करनी हो, तो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट वाला मेथड हमारे लिए ठीक मेथड है? नहीं, ठीक मेथड नहीं है। हमें दूर दूर तक की जरूरत ही नहीं, हम आप ही काम कर सकते हैं, डायरेक्ट पर्सनल मेथड से कर सकते हैं। लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट वाला जो मेथड है नॉर्मली यूज्ड बाय न्यूज एजेंसीज, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो सकती है, प्रिंट मीडिया की हो सकती है, अखबार हो गए, रेडियो हो गया, टीवी हो गया। ये अभी अफगानिस्तान में कितना कुछ चल रहा है, तो वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, कि इसको मार दिया, वहां पे ये प्रोटेस्ट हुआ, वो हुआ, बम चले, गोलियां चली, तो वहां से कॉरेस्पॉन्डेंट्स वो खबर भेज रहे हैं, हमें लाइव खबर मिल जाती है, या थोड़ी देर के बाद रिपोर्ट कोई ना कोई आ जाती है। तो ये नॉर्मली न्यूज वाले कामों के लिए से ज्यादा ठीक है। और वो जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, अब वो उनका भी किस तरह की इंटेंशन है, दैट ऑल्सो मैटर्स। आपने, अब पता नहीं मुझे न्यूज चैनल कौन कौन से बच्चे देखते हैं जरा न्यूज, कभी कभी, चलो हार्दिक कभी कभी तो देख ही लेता है, और कभी कभी। अच्छा, इसका नहीं, न्यूज सुना करो, अब आप बड़ी क्लास में हो। हाँ वही, चलो ऑनलाइन फोन पे न्यूज सुनने का मतलब ये नहीं कि टीवी पे आगे सामने सज के ही बैठना है, फोन पे खबरें हम देख ही लेते हैं। यस यस, क्या कह रहा है? हाँ जी दीपिंदर, मुझे भी बता दो क्या बोल रहे हैं?
चलो देख लो और इधर उधर हो गया। शिवांग वर्मा ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे मैं किसी पता नहीं एक एलियन से बात कर रही हूँ, ये देख ही नहीं रहा होता, मैं आपको ही कह रही हूँ, आपसे ही बात कर रही हूँ। अब इधर देखो, यस, तो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो है they may provide lopsided information also। उनको जो तरह से वो बताना चाहे वो बता सकते हैं, उनकी जो ओपिनियन हो वो अपनी ओपिनियन के हिसाब से भी बता सकते हैं। तो थोड़ा सा फिर देखना पड़ेगा कि किसकी ओपिनियन न्यूट्रल है, कहाँ थोड़ा मतलब विद एक्सपीरियंस वी कम टू नो कि ये पर्सन गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, ये ठीक बता रहा है, ये अपनी ओर से बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है डाटा को, बातों को, वो पता चल जाता है। ठीक है, कई सारे न्यूज चैनल्स ऐसे हैं वो अपने हिसाब से जो वो बोलना चाहते हैं वही बोलेंगे, चाहे बात कुछ भी हो, उन्होंने गलती निकालनी तो गलतियां निकाली जा रही है, तारीफ करनी है तो तारीफ ही करी जानी, गलत बात की भी तारीफ ही करते रहते हैं। ठीक है, तो मीडिया में भी कई तरह का है, पर पता चल जाता है। अच्छा, उसके बाद लास्ट है क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड में एक स्लिप, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना दी जाती है। जैसे इसका एक एग्जांपल, अभी आपने वो फॉर्म भरे जो एडमिशन वाला था, सीबीएसई वाला, जिसमें नेम, बोर्ड का रोल नंबर, बोर्ड कौन सा है, ब्रदर सिस्टर कितने हैं, एनुअल इनकम कितनी, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो वो सारा क्या है, एक तरीके से वो क्वेश्चनियर ही था। क्वेश्चनियर का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा क्वेश्चन बना के क्वेश्चन मार्क लगा के ही हो, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से लेनी तो वो एक तरह से वो क्वेश्चनियर ही बना दिया, 8-10 चीजें लिख दी उसके ऊपर। अब वो क्वेश्चनियर में आगे दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर मेथड क्या होगा, बता सकते हैं कोई बच्चा? मैं आपके पास वो फॉर्म लेके आऊं और आपको कहूं कि चलो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, बताओ 10th का बोर्ड का रोल नंबर क्या था, और आप उसको फिल कर दो। ठीक है, या मैं बोलूं कि आपका कितने सिबलिंग्स है, कितने ब्रदर सिस्टर है, फिल कर दो, आप फिल कर दो। मैं मतलब क्वेश्चन पूछूं, आप इंफॉर्मेशन फिल कर दो, तो कहेंगे उसी को इन्यूमरेटर। और दूसरा एक और इसका होता है, बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, आपके घरों पे बाय पोस्ट भेज दिया जाए, आप करके वापस भेज दो, एक तो ये भी है। दूसरा एक है शेड्यूल मेथड। शेड्यूल मेथड का है कि अगर इन्फॉर्मेंट्स आर इलिटरेट, आपको मैंने वो पेज दे दिया, मान लो आपको नहीं पढ़ना आता, क्या लिखा हुआ है आपको नहीं पता, तो आप कहें कि मैम आप क्वेश्चन बोलो, हम आंसर करते हैं, आप ही जवाब फिल कर दो, आप ही लिख दो। तो मैं पूछूं, हाँ जी भी बताओ तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपको मैथ्स, तो मैं लिख दूं मैथ्स, मतलब मैं ही क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे आंसर कर दो और मैं ही जवाब लिख दूं, आप ही लिख दूं सारा कुछ। तो उसी बात वही है, पर कहेंगे उसको शेड्यूल मेथड है, ये क्वेश्चनियर है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये सारे मेथड्स के कौन से डाटा के, प्राइमरी डाटा के। और उसके बाद मैंने पूरी डिटेल में नहीं गई हूँ, मेन मोटा मोटा सा मीनिंग बताया। उसके बाद दूसरा है सेकेंडरी डाटा, उसका है पब्लिश्ड सोर्स। तो जितनी आप सारी ये बुक्स पढ़ रहे हैं, ये कौन सा सोर्स है, पब्लिश्ड सोर्स है। हम कोई नई चीज अपनी ओर से ढूंढ के नहीं बना रहे हैं, इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड ऑलरेडी प्रिंटेड बाय समवन एल्स। तो जो भी हमें कोई बुक मिलती है, कोई रिसर्च पेपर मिलता है, कोई फोन पे भी देख ले, जो भी हमें बना बनाया मटेरियल मिल जाता है, किसी का भी कलेक्ट किया हुआ, वो हमारे लिए है पब्लिश्ड सोर्सेज। ठीक है, और अनपब्लिश्ड सोर्स कौन से होते हैं? अनपब्लिश्ड मतलब कोई डिपार्टमेंट, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑफिस, कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने काम के लिए डाटा को लिख के रखती है, बट फॉर वंस ओन पर्पस, दैट डाटा इज नॉट मेड पब्लिक टू अदर पीपल, उनको नहीं दिया जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल का, शिवांग इधर छोड़ दो, गिरा रहने दो कोई, हमारे स्कूल का एक एडमिशन विथड्रॉल रजिस्टर है, मोटा सा रजिस्टर है, जब से स्कूल शुरू हुआ, काफी मोटा सा है, मतलब 1-2 साल का उसमें काम आ जाता है। स्कूल में फर्स्ट डे से लेके कौन से बच्चे दाखिल हुए, कब छोड़ के गए, उनके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन इस है। अब ऐसे कई सारे, अब तो कितने साल हो गए ना, 2001 में हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ था, अब 20-21 साल हो चले, 20 साल, तो वो सारे रजिस्टर्स अवेलेबल है, बट लिखे तो हुए हैं, बट दे आर नॉट मेड पब्लिक टू ऑल पीपल ऑफ फगवाड़ा, या कोई बाहर के लोगों के लिए अवेलेबल, अपनी जानकारी के लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए, चाहे वो रिटन फॉर्म में है, बट स्टिल दैट इज फॉर द इंस्टीट्यूशन ओनली, अपने यूज के लिए, अनपब्लिश्ड सोर्स है। ठीक, बाहर वालों के लिए अवेलेबल नहीं है, बट अगर कोई रिक्वेस्ट करे कि कोई जरूरी है, कुछ अर्जेंट काम है, कोई रिक्वेस्ट करता है मैम को आके, तो दैट कैन बी प्रोवाइडेड ऑल्सो, बट नॉर्मली कोई करता नहीं है। वो इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑफिस हो, जरूरी नहीं स्कूल, कोई भी, उनकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, तो वो दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं की जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है,
तो ये है हमारा सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी डाटा। उसके बाद फिर एंड में चैप्टर में दिया हुआ है एक सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया, सेंसस सर्वे ऑफ इंडिया। तो वो जो सेंसस ऑफ इंडिया है, दैट सेंसस वो करता है कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हर 10 इयर्स के बाद, हर एक डेकेड के बाद, डेकेड मतलब 10 इयर्स के बाद वो सर्वे किया जाता है। इस बार अभी ये कोरोना के करके अभी शुरू नहीं हुआ 2021 में, अदरवाइज ये स्टार्ट होना था। तो आप जो अभी तक जो आप बुक्स पढ़ रहे थे उसमें देखो लिखा होता है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, ये लिख के आगे बात दी होती है। तो वो सारा है कि उसमें ह्यूमन पॉपुलेशन के रिलेटेड सभी चीजों की इंफॉर्मेशन घरों में आते हैं, खास करके जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो वो सबके घरों में जो जो एरिया अलॉट किया होता है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, लिखते हैं। उससे फिर आगे सारी डिटेल A to Z सारी डिटेल होती है उसमें, कितने लोग हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कहाँ जाते हैं, क्या काम करते हैं, मतलब हर माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल उसमें होती है। वो होता है, वो काम होता है सेंसस वाला। और दूसरा होता और वो जो सेंसस है वो हमारे लिए कौन सा डाटा होगा? जो 2011 का सेंसस अभी यूज हो रहा है हमारे लिए सेकेंडरी डाटा है, ठीक है। हमने नहीं कलेक्ट किया, हम पहले से कलेक्ट जिन्होंने किया हम बस यूज कर लेते हैं उसमें से उठा के, अभी है 10 मिनट। उसके बाद है दूसरा है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है वो सेंसस नहीं करता है, मतलब वो ईच एंड एवरी पर्सन के पास नहीं जाता, कुछ गिने चुने सैंपल को कलेक्ट करता है। जैसे इंडस्ट्रीज में मान लो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने वर्कर्स हैं, तो कुछ एक फैक्ट्रीज को सिलेक्ट कर लेंगे, उनके वर्कर्स से जाके पूछताछ करेंगे। कितने बेगर्स हैं कंट्री में, तो उसका मतलब ये नहीं कि हर एक इंडिया में बेगर ढूंढने चलो, कुछ ऐसा नहीं। किसी स्टेट में किसी शहर को ढूंढ लेंगे, उसकी कोई लोकेलिटी जहाँ बेगर्स बैठे होते हैं वहां से पता कर लेंगे। मतलब पिक करना, चूज करना, कुछ सैंपल को लेना, सबकी स्टडी नहीं करना, ठीक है। कितने अनएम्प्लॉयड हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि सारे इंडिया में घूम घूम के पूछेंगे, नहीं। कोई एक स्टेट में कोई एक दो शहर ले लेंगे, वहां से पता कर लेंगे, ढूंढ लेंगे कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं। तो बीच बीच में से स्टडी करना, उसको बोला जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आमतौर पे वो रेजिडेंशियल हाउसेस के बारे में होती है, अनएम्प्लॉयड लोगों के बारे में होती है, या लाइव स्टॉक कितना है, कैटल कितने हैं कंट्री में, वो है, पुअर लोग कितने हैं, इस तरह का डाटा उसमें कलेक्ट होता है। तो ये हो गया हमारा ये, बट वो भी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लिखेंगे हमारे लिए वो भी सेकेंडरी डाटा ही है, कि किसी ने काम कर दिया, हम सिर्फ उसको यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे सेकेंडरी डाटा है, ठीक है। अगर